तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 में इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अपन ने लेसन नंबर 5 कम्प्लीटली कर लिया है, पूरा हो गया। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपन बात करने वाले इससे, है ना, इस वीडियो में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में, अगर उनको आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी इसमें से कहीं से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको अपन को अच्छी तरह से करना है। वैसे पूरा लेसन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आप उनको आज पिछली वीडियो जो है उनको जाकर के देख सकते हैं। वहाँ से आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो आज सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग ऑप्शन में पूछे जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, तो उसमें भी अ, ब और स यानी कि 3-4 पार्टों में उसको अलग अलग पूछा जाता है, एक साथ नहीं पूछा जाता है, अलग अलग पार्टों में उसको पूछा जाता है। तो यानी जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले जैसे मान लो अपन को यहाँ पर अ लगा के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें दे दिया, मान लो कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं ना। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, पहला, है ना, लिख भी सकते हो आप साथ ही साथ, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। वैसे अपन ने इसके बारे में बता दिया है, वीडियो बनी हुई है, वहां से भी आप इसको समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्रिस्टलन जल क्या होता है। साथ में यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि एक उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उदाहरण द्वारा, मतलब हमें इसका एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। एक उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, तो यानी हमें उदाहरण भी यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, किसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में, लवण के इकाई सूत्र को, यानी कि जो लवण होता है उसका एक सिंगल रूप, है ना, तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो Na2CO3.10H2। अब ये हमारे पास एक लवण है। अब यहाँ पर अगर देखें तो H2O के कितने, यानी जो जल है, H2 का मतलब जल हो गया, इसके कितने अणु यहाँ पर है, तो अपन कह सकते हैं 10 अणु यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी कि क्रिस्टलन जल की जो संख्या होगी यहाँ पर, क्रिस्टलन जल की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, क्रिस्टलन जल की संख्या होगी, जल की संख्या, और वो होगी 10, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल ये हमारा हो गया, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक और देखें एग्जाम्पल की अपन बात करें तो जैसे CaSO4.2.5H2 या 2H2, है ना, 2H2O। तो अब ये हमारे पास जिप्सम का सूत्र है, किसका सूत्र है, जिप्सम का। और इसमें यहाँ पर देखें कि जो H2O है, अब H2O कितने अणु है यहाँ पर, 2, तो क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्रिस्टलन जल जो होता है वो किसे कहते हैं, और वहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अपन कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक पिटागोरस वाला भी एग्जाम्पल इसमें है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। 3 में से कोई सा भी एक देना है अपन को। तो एक उदाहरण द्वारा समझाएं तो एक एग्जाम्पल अपन को देना है, ज़्यादा नहीं देना है। यानी जितना सवाल में क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना ही अपन को जवाब देना है। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। और अगर एग्जाम्पल आ जाता है कि एक उदाहरण द्वारा समझाए तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे Na2CO3.10H2O। अब इसमें क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है, तो हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलन जल की संख्या 10 है। अगर ये नहीं आता है तो ये दूसरा अपन दे सकते हैं CaSO4.2H2O। अब इसमें क्रिस्टलन जल यानी जो H2 है इसके अणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आराम से इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो इसी में अब ब दिया गया है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ब लगा के दिया गया है और इसमें दिया गया है कि आर्हेनियस के अनुसार, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व सार को, किसको, अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। अब परिभाषित करने का मतलब क्या है कि देखो उनकी परिभाषा तो अपन को लिखनी है, साथ में उनका अपन को एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और सार को परिभाषित कीजिए, तो उनकी परिभाषा तो अपन को देनी है, लेकिन साथ में उनके साथ हमें एक एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं देना, एक एग्जाम्पल लेना है बस, ज़्यादा से।
तो या आरएनएस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अम्ल क्या होगा उसके बारे में अगर अपन देखना चाहें, समझना चाहें, तो वे पदार्थ, ध्यान सुनना क्योंकि लिखाना मैंने वैसे वीडियो बनाए हुए हैं इनके ऊपर, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे को क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो या पूरे वहाँ पर जाकर पूरा वीडियो भी देख सकते हो। तो अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के, यानी जल में अपघटित होंगे और जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देते हैं। अब H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, है ना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है HCl, क्या है, HCl। अब ये जलीय विलयन में अपघटित होगा तो क्या बनाएगा, H+ और साथ में Cl-, ठीक है। क्या क्या बना दिया, H+ और Cl-। इसका मतलब HCl जलीय विलयन में अपघटित होने के बाद क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। इसका मतलब HCl जो है ये क्या होगा, एक अम्ल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर सार की बात करें, सार किसे कहते हैं आरएनएस के अनुसार, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH- आयन देते हैं। क्या देंगे जी, OH- आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सार कहते हैं। अब जैसे मान लो अपन बात करें तो NaOH, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे NaOH, अब ये जलीय विलयन में अपघटित होगा और यहाँ पर बनेगा Na+ और साथ में OH-, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, सार का एग्जाम्पल हो गया। इसको आप देख सकते हो क्योंकि ये जलीय विलयन में अपघटित होने के बाद क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, इसलिए किसका काम करेगा, सार का काम करने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, या फिर अगर यहाँ पर आपको पूरा समझ में नहीं आता है तो आप इसके बारे में पूरा वीडियो बना हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। इसी में अगला क्वेश्चन जोड़ा हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें है कि इमली में, अब ध्यान सुनना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आ गया, इमली में, देखो हम सभी जानते हैं जो इमली होती है वो खट्टी होती है, और हम ये भी देख चुके हैं कि जो जिनमें खट्टापन यानी जो पदार्थ खट्टे होते हैं वो अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तौर पर, है ना, नेचुरल रूप में अपने उनकी परिभाषा पढ़ी थी अम्ल और सार की। तो इमली में बोला जाए कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे दिया जाए तुम्हारे को कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं इमली में कौन सा अम्ल होता है भाई, तो इमली में अपन को आंसर में क्या लिखना है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो ये हमें आंसर में लिखना है, कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल, है ना, टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इतना सा आंसर है, 1 नंबर आएगा बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में है और भी जोड़ रखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जैसे मान लो द के रूप में दे दिया जाए, तो इसमें बोला गया कि क्या होता है जब, सुनो ध्यान से, क्या होता है जब, लिख देता हूं मैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब अम्ल, अम्ल धातु के साथ, है ना, अम्ल धातु के साथ, धातु के साथ क्रिया करता है, साथ क्रिया करता है। यानी हमसे पूछा गया कि क्या होता है, क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, यानी अम्ल जो है अगर वो धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाने वाला है और या उसके साथ क्या होने वाला है। तो ध्यान समझिएगा, जब अम्ल जो होता है, जैसे अपन समझे हमारे पास अम्ल है H, या अपन कह सकते हैं H2SO4 है, क्या है, H2SO4, आप सभी जानते हो जो H2SO4 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये धातु के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ, यानी कि Zn यानी जिंक से ये क्रिया कर रहा है। H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जिंक से क्रिया कर रहा है। अब जिंक से क्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ZnSO4 बनेगा, यानी जो Zn है वो SO4 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में यहाँ पर H2 गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी, H2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, धातु के साथ क्रिया करेगा और लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है ना, लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये अपना आंसर में लिखेंगे क्या होता है जब अम्ल और धातु के साथ क्रिया करता है, तो हम क्या लिखेंगे कि जब धातु अम्ल से या अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो और इसके साथ अपन को ये समीकरण लिख देनी है, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमने देखा इसमें 4 क्वेश्चन है। तो पहला है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, आरएनएस के अनुसार अम्ल और सार को परिभाषित कीजिए।
अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर वैसे मैंने बता दिए, और इनके बारे में अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हो तो मैंने पूरे आपको वीडियो बना करके बता रखा है, तो आप वहाँ से जा करके भी इनको देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर पूरा लेसन करवा रखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी सबसे पहले यानी कि अबसद के रूप में पूछा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार, किसके अनुसार, ध्यान सुनना, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और सार को परिभाषित कीजिए ना। तो लिख देता हूं मैं, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार, है ना, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल व सार को, किसको, अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए। मान लो हमारे को ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कहा गया है कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और सार को परिभाषित कीजिए। वैसे मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अम्ल, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और सार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, है ना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, सार कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक ऑनलाइन बताऊंगा कि जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन त्यागने के पश्चात, ध्यान सुन लेना, अम्ल जो होता है प्रोटॉन त्यागने के पश्चात संयुग्मी सार बनाएगा, जबकि जो सार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो जैसे अब यहाँ पर परिभाषित करने के लिए बोला है तो हमको एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा। तो ध्यान समझिएगा, जैसे अगर अपन समझना चाहें तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे H2 है दोस्तों, क्या है, H2। अब ये मान लो क्रिया कर रहा है NH3 के साथ, किसके साथ क्रिया कर रहा है, NH3 के साथ क्रिया कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो बनने वाला है बनेगा NH4+ और साथ में OH- बना। ठीक है ना, मान लो ये रिएक्शन हमारे पास हुई। अब हमें बताना है कि इसमें अम्ल कौन है, सार कौन सा है, संयुग्मी अम्ल कौन सा है और संयुग्मी सार कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, जो H2 है, H2 क्या कर रहा है, NH3 को अपना एक प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है ना, H2 NH3 को अपना एक प्रोटॉन दे रहा है, यानी H+ आयन इसने दे दिया। प्रोटॉन का मतलब सीधा सा आपको याद रखना है H+ आयन। ठीक है, तो अब देखो H2 ने अपना H+ NH3 को दिया, और देने के पश्चात H2 बदल गया किसमें, OH- में। तो इसका मतलब हमने देखा कि सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। इसका मतलब H2 जो है वो प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, अम्ल। और NH3 जो है यहाँ पर प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सार हो गया। ये क्या हो गया, सार हो चुका है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अम्ल जो है प्रोटॉन का त्याग करने के बाद किस में बदल रहा है, OH- में बदल रहा है। इसका मतलब इसे अपन क्या कहेंगे, संयुग्मी सार कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन का त्याग करने के बाद क्या बनाता है, संयुग्मी सार बनाता है। ये लाइन बोली थी। इसी प्रकार जो सार है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किस में बदल गया, NH4+ में। और हमने देखा था कि जो सार होगा वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किसका निर्माण करता है, संयुग्मी अम्ल का निर्माण करता है, संयुग्मी अम्ल। इसका मतलब इसको अपन क्या कहने वाले हैं, संयुग्मी अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल और सार किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार से परिभाषित करना होता है। तो उनकी परिभाषा देनी है और एक एग्जाम्पल अपन को लिखना होता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन जोड़ रखा है, देखिएगा ध्यान से। इसे मान लो का हमने आंसर दे दिया। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों इसमें जोड़ रखा है, क्वेश्चन नंबर ब, है ना, अपन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पर जोड़ रखा है इसमें। अब इसमें पूछा गया है कि अम्लराज किसे कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लराज, वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं। अब देखिएगा, अम्लराज किसे कहते हैं, सुना तो लग रहा है, किसे कहते हैं अम्लराज, वैसे पढ़ाया भी गया है। और आप अगर मान लो ज़्यादा देखना चाहते हो फुल डिटेल से, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हो। तो देखिएगा, अम्लराज किसे कहते हैं दोस्तों। तो हमने कहा था कि एक भाग, ध्यान देना, एक भाग नाइट्रिक अम्ल, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, एक भाग नाइट्रिक अम्ल व तीन भाग
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना HCl, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्लराज, या इसका एक और नाम होता है एक्वा रेजिया। क्या होता है, एक्वा रेजिया। अगर इस नाम से भी आ जाता है तब भी यही डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यानी अम्लराज या एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है इसी को अपन अम्लराज कहते हैं। और ये दोस्तों, ये अम्लराज जो होता है ये इतना मतलब कह सकते हैं इतना क्रियाशील होता है कि ये सोने को भी गला देता है। किसको, सोने को गलाने की क्षमता भी इसमें होती है। तो अगर मान लो ये आ जाता है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसी में अगला जो क्वेश्चन जोड़ा गया है क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर स के रूप में इसको पूछा गया है, तो अम्लों का यहाँ पर पूछा गया है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह देखो सीधा ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से कवर करना है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं जो H2SO4 यानी H2SO4 को अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, अम्लों का राजा कहते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए। बोर्ड में दोस्तों विश्वास कीजिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इनको पढ़ा तो मैं विश्वास दिलाई कह सकता हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, तो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल और सार को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसको अपन ने हल किया और बताया इसके बारे में। इसके बाद है अम्लराज किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो हमने देखा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसी को अम्लों का राजा कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कौन सा आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सबसे पहला जो के रूप में पूछा गया है वो पूछा गया है कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान देना, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा बताइए, ठीक है। अब 1 देना हो 2 देना हो कोई दिक्कत नहीं, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए ना उतना ही अपन को जवाब देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पूछ रहा है साला बोरी भर के जवाब दे रहे, नहीं है ना, जितना पूछा जाए उतना ही अपन को जवाब देना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कार्बनिक अम्ल, ध्यान देना, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, है ना, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, और इसके साथ पूछा गया उदाहरण दीजिए। क्या देना है अपन को, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण अपन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उदाहरण भी अपन दे देंगे। तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, ध्यान सुनना कि जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में, ध्यान सुनना, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें सबसे पहले टार्ट्रिक अम्ल बता देते हैं ना, टार्ट्रिक अम्ल। अब देखो दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है, सभी को पता है किसमें, इमली में, ठीक है। और इमली पेड़ों से प्राप्त होता है, तो ये अपन कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से, है ना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं जैसे मान लो सिट्रिक अम्ल हो गया। अब सिट्रिक जो अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है नींबू में, तो ये भी अपन कह सकते हैं पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल हो गया, है ना, लैक्टिक अम्ल, तो ये भी किसमें पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है या दूध में अपन कह सकते हैं, तो ये भी अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब 1 देना है तो 1 ही देना है, ऐसा नहीं कि 2-3 दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि 1 पूछा गया, सिंपल सा 1 दो ना यार, क्या क्यों पालतू में कॉपी को भरना। ओके, तो इनमें से कोई सा भी और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लो अपन कहें फॉर्मिक अम्ल ना। अब फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, यानी जब चींटी डंक मारती है बॉडी के किसी भी पार्ट पर तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो, जो कि अपन कह सकते हैं जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ओके जी, तो ये हमने देखा कि कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं इस रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ब के रूप में दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ब के रूप में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है कि खनिज अम्लों के 2 उदाहरण बताइए, है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया, खनिज अम्लों के 2 उदाहरण बताइए। लिख देता हूँ मैं, लिख लेना आप इसको कॉपी में। खनिज अम्लों के, है ना, खनिज अम्लों के क्या बताने अपन को, 2 उदाहरण बताइए, 2 उदाहरण बताइए।
खनिज अम्लों के दो उदाहरण बताइए। अब खनिज अम्ल ये बताना है कि सबसे पहले मतलब कौन कौन से होते हैं ना। तो देखो दो क्या, वैसे तो अब मैंने आपको 3 लिखवाए थे और 3 समझाए थे, लेकिन दो अगर पूछ रहा है तो 2 ही लिखने हैं। एक तो लिख सकते हैं अपन HCl और एक लिख सकते हैं H2SO4। तो ये दोस्तों खनिज अम्लों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? खनिज अम्लों के उदाहरण है। तो इन दोनों को अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है यानी कि स के रूप में यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर स के रूप में क्या पूछा गया है कि जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना, जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है। अगर इस प्रकार से जाता है तो मैं लिख देता हूँ जल के, है ना, जल के शोधन में, है ना, जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है। उपयोग, जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जल के शोधन में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। किसका? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? फिटकरी का। और फिटकरी का अगर सूत्र याद हो तो मैं लिखा देता हूँ, नहीं हो तब भी लिखा देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो दोस्तों ये जो है ये फिटकरी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? फिटकरी का। और फिटकरी का सूत्र क्या हो गया? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये किसका सूत्र होता है? ये फिटकरी का सूत्र होता है। ओके, तो अब तो आपको देखो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें भी हमने देखा कि अव्यवस्था के रूप में 3 पार्टों में अलग अलग क्वेश्चन है। पहला देखा हमने कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। इसके बाद देखा खनिज अम्लों के 2 उदाहरण हमने यहाँ पर बताई है, और जल के शोधन में किस लवण का उपयोग किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी इसके अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना है। आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।